हेलो बच्चों, आज क्लास 9th के फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है। जो फर्स्ट लेसन है वो मोशन है, गति है। आज हम लोग गति का एनालिसिस करेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या है बेटा, मूव कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। आप चाहे देखिए, सूर्य का परिक्रमा कौन कर रहा है, पृथ्वी कर रहा है। सूर्य का परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी करता है। पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा करता है। यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो रेस्ट में होगा, कोई रेस्ट में नहीं है, सभी क्या है, मोशन में है। लेकिन जो मोशन पढ़ा जाता है, ये कंपेयर करके पढ़ा जाता है, किसी के रिस्पेक्ट में। कोई रेफरेंस पॉइंट होता है जिसे निर्देश बिंदु, एक निर्देश बिंदु होता है। आप जब और आगे पढ़ेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो हम लोग डायरेक्शन पॉइंट पढ़ेंगे। निर्देश बिंदु क्या होता है, गति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम एक डायरेक्शन पॉइंट जानेंगे। डायरेक्शन पॉइंट क्या होता है, निर्देश बिंदु क्या होता है। आज जान लीजिए, भूचाल आ जाएगा, मजा आ जाएगा। निर्देश बिंदु क्या है, एक ऐसा बिंदु जो किसी निश्चित समयांतराल में, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा बिंदु जो किसी निश्चित समयांतराल में किसी कण की विरामावस्था एवं गतिमान अवस्था का निर्धारण कर देता है, निर्देश बिंदु कहलाता है। हमने निर्देश बिंदु के बारे में बताया कि एक ऐसा बिंदु है जो किसी निश्चित समयांतराल में किसी वस्तु की गति अवस्था एवं विरामावस्था का क्या कर देता है, निर्धारण कर देता है, निर्देश बिंदु कहलाता। अब जैसे कोई बात कहे, क्लास में बोर्ड लगा है, क्लास में बोर्ड के सापेक्ष हम किस अवस्था में हैं, बैठे हुए स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बोर्ड लगा हुआ है। मैंने क्वेश्चन किया कि बताओ कि बोर्ड के सापेक्ष स्टूडेंट किस अवस्था में है, तो आप क्या बताओगे, विरामावस्था में। तो किसके सापेक्ष मैंने बताया है, बोर्ड के सापेक्ष बताया है। तो बोर्ड क्या है, मेरा निर्देश बिंदु है। फिर मैंने कहा कि ये बताइए, हम यहां हैं, क्लास में फैन लगा हुआ है, तो मैंने पूछा हमारे सापेक्ष फैन किस अवस्था में है, तो आप बताएंगे विरामावस्था को। विरामावस्था क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस पंखे की स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं, पंखा गति की अवस्था में है कि विरामावस्था में। तो अगर कोई भी बिंदु ऐसा है जिस बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है कि वह विरामावस्था में है कि गतिमान अवस्था में, उसे क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु। हाँ, और एक बात, जैसे हम यहाँ हैं, सड़क पर मोटरसाइकिल जा रही है, तो हम कहें हमारे सापेक्ष मोटरसाइकिल किस अवस्था में है, तो आप बताओगे गतिमान अवस्था में है। कैसे, क्योंकि कहोगे कि सर आपके सापेक्ष मोटरसाइकिल क्या है, विरामावस्था में। अगर मैं कहूं कि दोनों मोटरसाइकिल सेम डायरेक्शन में समान वेग से चल रही हैं, समान चाल से चल रही हैं, तो अगर हम कहें कि उस एक मोटरसाइकिल के सापेक्ष दूसरा मोटरसाइकिल किस अवस्था में है, तो आप कहोगे विरामावस्था में। कैसे पता लगा विरामावस्था में, तो देखिए, आपको गति की अवस्था वस्तु की बतानी है, विरामावस्था बतानी है, तो गति की अवस्था क्या बताओगे। जैसे कहा गया गति की अवस्था, वस्तु की गति की अवस्था, तो क्या बताएंगे भैया, निर्देश बिंदु के सापेक्ष, एक डायलॉग बताएंगे, निर्देश बिंदु के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ होता है, तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती। सुनिएगा एक बार, निर्देश बिंदु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्देश बिंदु के सापेक्ष, निर्देश बिंदु के सापेक्ष यदि समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। किसके सापेक्ष, एक बार पुनः सुन लीजिए, निर्देश बिंदु के सापेक्ष यदि समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। जैसे सड़क पर दौड़ती हुई कार, उड़ती हुई चिड़िया, वायुयान, उड़ता हुआ वायुयान, ये सब क्या है, ये है गति की अवस्था में है। तो गति की अवस्था समझ में आया
कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष? समय परिवर्तन के सापेक्ष। विरामावस्था क्या है? विरामावस्था आप बताएंगे। विरामावस्था, विराम में वस्तु कब कही जाएगी, रेस्ट में कब कही जाएगी? आप कहोगे निर्देश बिंदु के सापेक्ष यदि समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। आइए मेरे ईमानदार मित्रों, मेरे साथियों, एक बार पुनः सुनते हैं। क्या कहेंगे? निर्देश बिंदु के सापेक्ष, कॉपी कलम उठा लीजिए और लिखते रहिए। कलम कॉपी उठा लीजिए, कह रहा हूं, कलम और कॉपी उठाइए और नोट करते रहिए। जो जो पढ़ाते हैं सब नोट करते रहिए। क्या बताओगे बेटा? निर्देश बिंदु के सापेक्ष यदि समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। जैसे क्लास में लगा हुआ ब्लैक बोर्ड, दूसरा बता सकते हैं रखा हुआ मेज, अब मेज पर रखी हुई पुस्तक, ये सब किस अवस्था में है? तो आप बताओगे विरामावस्था में। चलते हैं दूरी पर। दूरी पर भाई, दूरी क्या होती है? डिस्टेंस का डिफिनेशन। डिस्टेंस का डिफिनेशन बहुत आसान है। क्या बताओगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समयांतराल में किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए, या आप ऐसे कह सकते हैं तय किए गए मार्ग की लंबाई के माप को तो दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दूरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, डिफिनेशन बहुत जान लीजिए अंतरराष्ट्रीय लेवल का है। क्या होगा? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, वस्तु कैसी होनी चाहिए? गतिमान, किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई के माप को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब देखिए, आप लोग तो अनुमान लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी यात्रा करिए और ट्रेन का समय देखिए लिखा रहता है। कितना टाइम लिखा रहता भाई? टाइम लिखा रहता है कि ये 7:30 बजे है। मान लो आ गई कहां? अकबरपुर। तो लोग कहते हैं भाई अगर हमको अयोध्या जाना है तो ये इसका टाइम फिक्स होगा। वो टाइम कितना होगा? मान लीजिए वो कितना हो जाए भाई? 8, 8:30 बोल दिया गया कि हमको अकबरपुर से अयोध्या जाना है। तो 7:30 बजे ट्रेन थी टाइम की, तो 7:30 बजे हमने अकबरपुर बैठ गए ट्रेन में। इसके बाद 8:30 बजे वो हमको उतार देगी। इसका मतलब समय क्या है? निश्चित है। उतने निश्चित समय में वह अकबरपुर से अयोध्या की दूरी तय करेगी। मतलब यहां पर भैया निश्चित समयांतराल लगाना पड़ेगा और तय किया गया मार्ग की लंबाई है। मुझे पता हुआ कि यह ट्रेन अकबरपुर से अयोध्या तक की जो दूरी तय करेगी उसका समय निश्चित है। जैसे आप लोग कभी देखिए घर से निकलिए स्कूल के लिए तो आप लोग खुद ही कहते हैं भैया हम इतने समय निकलेंगे तो स्कूल पहुंच जाएंगे। हमारा जैसे 9 बजे का स्कूल तो लोग कहते हैं अपना भाई टाइम जानते कि जितनी इसकी दूरी हो, जितनी इसकी क्या हो, दूरी हो, मार्ग की लंबाई हो, वो तो उस पर डिपेंड करता है। दूरी मार्ग की लंबाई पर डिपेंड करता है। हम ये कह सकते हैं कि लोग यही कहते हैं, कोई स्टूडेंट होगा भाई हम 7 बजे निकलेंगे तो गुरुजी हम 8 बजे पहुंच जाएंगे 10 किलोमीटर की दूरी साइकिल से। ऐसे बेटा हम लोग दूरी के लिए यही बात कर सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई के माप को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब देखिए यहां शब्द आया तय किए गए मार्ग की लंबाई, अंडरलाइन कर लेंगे। मार्ग की लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो दूरी का भी मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक होगा क्या बेटा? मीटर होगा। अच्छा, दूरी का मात्रक मीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ऐसे हम कह सकते हैं कि हम यहां से गए 1 किलोमीटर, फिर लौट के आए 1 किलोमीटर, फिर हमें गए यहां से 1 किलोमीटर। तो आपसे मैंने पूछा कितना आप चले? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर हो गया? 3 किलोमीटर। आप कहीं घटा उठा नहीं रहे हैं, सबको ऐड करेंगे तो 3 यहां फिर आओगे 1 किलोमीटर तो हो जाए 4 किलोमीटर।
दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है मेरे भैया। दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। ये भी क्लियर हो गया, दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। अच्छा, नोट करते रहिएगा। दूरी का क्या मात्रक होता है? दूरी जिसमें हो, किलोमीटर में होगा किलोमीटर होगा, मीटर में होगा तो मीटर होगा। दूरी सदैव धनात्मक होती है। अब हम जानेंगे दूरी की निर्भरता क्या होती है। दूरी की निर्भरता क्या होती है, हम ये जानेंगे। दूरी की निर्भरता, दूरी तय किए गए मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है। दूरी किस पर डिपेंड करता है? दूरी तय किए गए मार्ग की लंबाई पर। तो दूरी की जो निर्भरता होगी वो लिखेंगे, दूरी तय किए गए मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर मार्ग की लंबाई ज्यादा होगी तो दूरी भी क्या होगी? ज्यादा। मार्ग की लंबाई कम होगी तो दूरी भी क्या होगी? कम। इससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। अच्छा, दूरी कैसी राशि? सदिश की अदिश है। दूरी में दिशा नहीं है, परिमाण है केवल। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। तो दूरी में भाई देखिए दिशा की बात नहीं होती, केवल परिमाण, केवल मैग्नीट्यूड। तो दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। एक बार पुनः देख लीजिए, दूरी किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई के माप को दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक। दूरी की निर्भरता दूरी तय किए गए मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलिए ये नोट कर लीजिए, कलम कापी उठा लीजिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर और कमेंट करते रहिए। ध्यान दीजिए, दूरी से कुछ संबंधित बातें हैं। जैसे मान लो एक वृत्ताकार पथ है और इसका रेडियस बेटा कितना है? r है। ये इसका सेंटर है। एक व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है, पूरा एक चक्कर ए लगाता है ए तक। तो पूछा क्या? दूरी बताइए। तो दूरी बराबर आप जानते हैं, दूरी तय किए गए मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है। अच्छा, मार्ग देखिए कैसा है? मार्ग वृत्त है और वृत्त की जो लंबाई होती है वो क्या होता है? 2 पाई r। ये हो गया एक चक्कर के लिए 2 पाई r। एक चक्कर में 2 पाई r, तो 2 चक्कर में कितना होगा? 2 इंटू 2 पाई r। ऐसे 3 चक्कर की बात करें तो 3 इंटू 2 पाई r, 3 इंटू 2 पाई r। अगर हम ऐसे कहें n चक्करों के लिए, किसके लिए? n चक्करों के लिए। n चक्करों के लिए बात करें तो दूरी बराबर क्या लिख सकते हो? n गुणे 2 पाई r। और बेटा क्या लिखेंगे? मात्रक। ये मात्रक लगा के लिखना पड़ेगा। तो दूरी बराबर हो गया n इंटू 2 पाई r। ये हम लोग लिख लेंगे बेटा। n क्या है? चक्रों की संख्या। अगर आधा लगाता है तो 1/2, 3 तो बेटा चौथाई लगाता है 3/4। बहुत आसान। जैसे एक क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, कहा एक व्यक्ति है जो 7 मीटर त्रिज्या वाले, कौन मीटर? 7 मीटर त्रिज्या वाले, r बराबर हमको दिया गया 7 मीटर। कहा कि ये इसका 2 चक्कर लगाता। कितना चक्कर? 2। n बराबर 2। कह रहा दूरी बताइए। तो दूरी बराबर क्या? n का मान कितना है? 2। 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना? 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 22 होगा कितना होता? 88। तो दूरी टोटल उसने किसने तय किया? 88 मीटर। ऐसे बेटा क्वेश्चन आएगा, तुरंत ही उसको दागते चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये नोट कर लीजिए। अगला ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, अगर आपके पास कि एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, यहां पर एक ओरिजिन पॉइंट है 1 2 3 4, ये जो सब लिख रहा हूं 2 3 4 ये सब मीटर में है। 6 -1 -2 -3 -4 -5। कोई ऑब्जेक्ट यही एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, यहां तक आता है, फिर यहां तक आ जाता है बी और ये सी। कह रहा है ए से सी तक चली गई दूरी बताइए। तो मुझे ए से सी तक दूरी बताना है, तो कैसे बताओगे? ध्यान देना, यहां से देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3। देखो ए यहां से 3 और यहां से इसकी कितनी है? 4।
तो दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये 3 और 3 4 7 और 7 4 11 और 11 2 13 मीटर बेटा। देखो एक बार गिनो, यहां से लेकर ए से लेकर बी तक देखिए कितना है, ये इतना 3 है और ये इतना क्या है 4, तो 4 3 7। फिर आ जाइए 7 और 4 कितना हो गया 11 और 11 2 कितना हो 13, तो दूरी टोटल कितनी हो गई 13 मीटर। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करिए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है, मान लीजिए एक कोई आयत है, आयत है ए बी सी डी, ये x है ये y है, तो ये भी x होगा ये भी क्या होगा y। तो अगर हम दूरी कहें, दूरी क्या होगी a से लेके a तक, a से चलना प्रारंभ करता है और कहां तक आता है a तक, तो क्या होगा बेटा x प्लस y प्लस x फिर प्लस y, तो y क्या y हो जाएगा 2y और x कितना 2x, तो 2x प्लस 2y, कामा ले लीजिए 2 तो क्या हो जाएगा x प्लस y। तो मतलब ये हो गया मात्रक लिखेंगे, तो दूरी बराबर हो गया। मुझे समझ में आया कि दूरी जब भी निकालना होगा किसी चित्र से तो हम लोग ये जानते हैं उसका परिमाप निकालना होता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूरी मुझे समझ में आ गया। चलिए विस्थापन समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन क्या होगा बेटा, क्या बताओगे किसी गतिमान वस्तु की। ये देखिए एक गतिमान वस्तु है, सररेखा में चल रहा है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है S1, इसका अंतिम पोजीशन है S2, और जहां पोजीशन है देखिए पहली पोजीशन S1, दूसरी पोजीशन क्या है S2, फाइनल पोजीशन। कोई गतिमान वस्तु एक सररेखा में गतिमान है, तो किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति S2 एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को या अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहेंगे विस्थापन के बारे में एक बार भैया सुनिए। विस्थापन किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति बेटा क्या है S2 है, एवं प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति क्या है S1 के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन। या दूसरी परिभाषा आप ऐसे बता सकते हो, किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए अब विस्थापन, ये डेल्टा S बराबर S2 माइनस S1, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो बेटा, क्योंकि ये कैसी राशि है सदिश, और सदिश को किसके द्वारा दर्शाते हैं, तीर के द्वारा। तो देखिए इसका भी मात्रक क्या होगा, विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा मीटर, विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा मीटर। विस्थापन किस पर निर्भर करता है, विस्थापन की निर्भरता, विस्थापन की निर्भरता क्या बताओगे, वस्तु की, गतिमान वस्तु की, गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। किसकी बेटा, गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो विस्थापन किसे कहते हैं एक बार बोलिए, किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। डेल्टा S बराबर S2 माइनस S1। अच्छा मात्रक क्या होता है मीटर। विस्थापन की निर्भरता क्या बताओगे, गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति पर। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये राशि कैसी है, विस्थापन जो है राशि कैसी, सदिश राशि। वो कैसी बेटा, सदिश राशि। अच्छा अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे चित्र दिया था, एक वृत्त था, आर रेडियस है इसका, सेंटर ए। अगर ये या ए से चलता है और ए तक आ जाता तो विस्थापन कितना होगा, 0। क्योंकि यदि वस्तु की, यदि गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति सेम हो तो विस्थापन कितना होता है, 0। एक बार पुनः सुन लीजिए, यदि गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति दोनों क्या हो, सेम,
तो क्या होता है बेटा विस्थापन 0। विस्थापन देखिए यहां पर वस्तु ए से चली थी और ए पे चलने के बाद ए पर आ गई, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, एक हो गई। अंतिम भी और प्रारंभिक भी दोनों सेम हो गया। तो मैंने कहा जैसे 10 मीटर जाएं और 10 मीटर लौट आए, यहां कोई वस्तु है 10 मीटर गया और 10 मीटर लौट आया, तो दोनों के कंडीशन क्या होगी, सेम, क्योंकि वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति सेम होने के कारण विस्थापन कितना होगा, 0। और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, विस्थापन 0 ऋणात्मक और धनात्मक तीनों हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। आइए बच्चों एक बात और चलें। बात ये रही कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि एक कोई व्यक्ति है, ये बेटा आप जानते हो दिशा के बारे में, NEWS। कोई व्यक्ति है पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद उत्तर में 4 किलोमीटर चलता है, तो कह रहा है चली गई दूरी एवं विस्थापन बताइए। क्या बताना है, चली गई दूरी एवं विस्थापन बताना है। तो देखो ये भैया क्या है, इनिशियल पोजीशन और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। ये वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और ये वस्तु की अंतिम स्थिति। अच्छा पूरी दूरी क्या होगी, दूरी आप जानते हो, जोड़ दो, 3 4 कितना, 7 किलोमीटर। अगर मुझे विस्थापन बताना हो तो विस्थापन क्या बताओगे, मैंने बताया था कि वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो भाई आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग लंब कितना है, 4 का होल स्क्वायर, आधार कितना है, 3 का होल स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर 16 प्लस 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा, 5 किलोमीटर। तो आप देखिए दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर और विस्थापन कितना है, 5 किलोमीटर। दूरी ज्यादा है, विस्थापन ज्यादा है। देखिए इसको ओ नाम दे तो ए दे तो इसको बी, तो ए बी बराबर जो है 5 किलोमीटर। तो बताइए कौन ज्यादा है, दूरी की विस्थापन। तो आप बताओ कि दूरी ज्यादा किसके, विस्थापन से। तो इनमें एक रिलेशन होता है। अगर हम कहें विस्थापन या दूरी और जो विस्थापन का रेशियो होता है, या तो वह 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा, ये है रिलेशन। और उल्टा कर देंगे तो या तो यह 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा। तो दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होता है, या तो वह 1 से बड़ा होगा और या तो वह 1 के बराबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आज का लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, क्या दूरी एवं विस्थापन में अंतर। एक तरफ दूरी बनाएंगे, एक तरफ क्या बनाएंगे, विस्थापन। तो इनमें अंतर क्या है, पहला अंतर, दूरी कैसी राशि, अदिश, और ये क्या है, सदिश। आप बताएंगे दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक, ये क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और तीनों होता है। और तीसरा जो बताएंगे बेटा, क्या बताओगे, दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। परिभाषा तीसरा लिख देना, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई के माप को दूरी कहते हैं। विस्थापन में क्या लिखोगे, किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद।